नमस्कार दोस्तों, हम लोग संधि के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं पहले भी बताया था कि जिस वर्ण में परिवर्तन हो उसके आधार पर ही हम संधि का नाम निर्धारित करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि विसर्ग संधि का नाम किस प्रकार से निर्धारित होगा। जैसे देखिए, निह धन या निह प्लस चय बराबर क्या हो जाता है? निश्चय। क्या होता है? निश्चय। अब इसमें देखिए, ये है क्या है? ये विसर्ग है। अब इसके बाद क्या आ रहा है? ये चा वर्ण आ रहा है। चा वर्ण आ रहा है। चा क्या है? ये च व्यंजन है। तो इसमें निह के बाद अर्थात विसर्ग के बाद चा आने के कारण, व्यंजन आने के कारण अब परिवर्तन किसमें हो रहा है? जो ये विसर्ग है ये परिवर्तित होकर के यहाँ पर शा का रूप धारण कर ले रहा है। तो परिवर्तन विसर्ग में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? विसर्ग संधि होगी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि जहां भी जिस वर्ण में परिवर्तन हो उसके आधार पर ही आप संधि का नाम निर्धारित करते हैं, उसके आधार पर ही संधि का नाम निर्धारित होता है। ये नियम है। इसलिए यहाँ पर निह धन चय बराबर निश्चय में जो निह में ये विसर्ग है, इसके साथ जब विसर्ग के बाद च वर्ण आ रहा है तो यहाँ विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तित होकर के शा का रूप धारण कर ले रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? विसर्ग संधि है। आइए विसर्ग संधि की परिभाषा देखते हैं। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। क्या कह रहा है ये? कि स्वर अथवा व्यंजन के आने के बाद विसर्ग में जो परिवर्तन हो उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। आइए नियम नंबर 1 देखते हैं। पहला नियम देखते हैं। विसर्ग का शा और सा के रूप में परिवर्तन, मतलब बड़ा सा, षटकोण वाला सा और छोटा सा में किस प्रकार से विसर्ग का परिवर्तन होता है, इसको सबसे पहले हम देखते हैं। आप लोग जब वर्ण विचार पढ़ा रहे थे उस समय को ध्यान करिए कि उस समय मैंने आपको कुछ चीजें बताया था, उच्चारण स्थान बताए थे। तो अगर विसर्ग के बाद अगर च छ आए, ट ठ आए या त थ आए, अब ये ध्यान दीजिए कि च छ का उच्चारण कहां से होता है? च छ का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो अगर विसर्ग के बाद च छ आएगा तो कौन सा हो जाएगा? तालव्य सा हो जाएगा। तालव्य सा मतलब बड़ा सा। इसी प्रकार से अगर विसर्ग के बाद ट ठ आए, ट ठ, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण स्थान याद करिए कहां था? इसका उच्चारण स्थान था मूर्धन्य, और यहां पर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाएगा। मूर्धन्य सा कौन सा है? मतलब ये षटकोण वाला सा जिसको आप बोलते हैं, ये है मूर्धन्य सा। तो यहां पर मूर्धन्य सा हो जाएगा। इसी प्रकार विसर्ग के बाद अगर त थ आए, विसर्ग के बाद त थ आए तो परिवर्तित होकर क्या बनेगा? छोटा सा बनेगा, क्योंकि त थ का उच्चारण स्थान का क्या है? दंत है। तो दंती सा के रूप में ही परिवर्तित होगा। दंती सा हम छोटे सा को बोलते हैं। आइए उदाहरणों के माध्यम से इन चीजों को हम देखते हैं एक बार। देखिए पहला उदाहरण देखिए, निह धन चल बराबर निश्चल। निह धन चल बराबर निश्चल, यहाँ जो निह विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? च आ रहा है। आपको बताया गया कि अगर विसर्ग के बाद च या छ आए तो वो परिवर्तित होकर के विसर्ग क्या परिवर्तित होकर रूप धारण करेगा? वो परिवर्तित होकर के शा बनेगा, अर्थात बड़ा शा का रूप धारण करे। क्यों? क्योंकि चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? वो होता है तालव्य, इसलिए तालव्य सा के रूप में परिवर्तित होगा। तो यहां पर हो गया निह धन चल बराबर निश्चल। ठीक, इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, निह धन छल बराबर निश्चल। यहां पर भी विसर्ग के बाद छ आ रहा है, इसलिए विसर्ग और शा मिल करके यहाँ परिवर्तित होकर के क्या बनेंगे? शा का रूप धारण कर ले। यहाँ विसर्ग परिवर्तित होकर के शा का रूप धारण कर रहा है, इसलिए यहाँ पर निश्चल हो जाएगा। इसी प्रकार निह धन चय बराबर, इसमें भी विसर्ग के बाद च आ रहा है, इसलिए यहाँ विसर्ग परिवर्तित होकर के तालव्य सा का रूप धारण कर लेगा और यहाँ पर भी होगा निश्चय। अगला उदाहरण देखिए, निह धन ठुर बराबर निष्ठुर। इसमें विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? ठ आ रहा है। आपको बताया गया है कि अगर विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो वो परिवर्तित होकर विसर्ग क्या रूप धारण करता है? शा का, क्योंकि ट ठ का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है, और मूर्धन्य शा भी इसमें होगा, तो यहाँ षटकोण वाला सा हो जाएगा। निह धन ठुर बराबर निष्ठुर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, निह धन तार बराबर निस्तार। निह धन तार बराबर निस्तार। यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? ता आ रहा है, और विसर्ग के बाद अगर ता आए
तो परिवर्तित होकर कौन सा सा बनेगा? छोटा सा बनेगा, क्योंकि ता का उच्चारण स्थान क्या है? ता का उच्चारण स्थान दंत है, इसीलिए दंती सा हो जाएगा। दंती सा हम छोटे सा को कहते हैं, इसलिए यहाँ पर निधन तार बराबर निस्तार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, निधन चिंत बराबर निश्चिंत। यहाँ पर भी विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? च आ रहा है, और विसर्ग के बाद अगर च आता है तो तालव्य सा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चित। ठीक, इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, दूधन तर बराबर दुस्तर। दूधन तर बराबर दुस्तर, तो यहां पर क्या है? विसर्ग के बाद क्या आया? ता आया, ता है। अब ये ता क्या है? ये दंतिता है, दंत से इसका उच्चारण होता है, तावर्ग का उच्चारण दंत होता है। अब इसमें और दंती सा बदल कर क्या हो जाएगा? दंती सा मतलब छोटा सा, तो यहां पर हो जाएगा दूधन तर बराबर दुस्तर। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों को भी आप लोग देखिए, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद ता आ रहा है, तो इसको परिवर्तित होकर के सा छोटा सा का रूप धारण कर ले रहा है। निधन तेज बराबर निस्तेज, यहाँ पर भी दूधन चरित बराबर दुश्चरित, नमः धन ते बराबर नमस्ते, यहाँ पर विसर्ग के बाद ता आ रहा है, यहाँ पर भी छोटा सा बन रहा है। दूधन चक्र बराबर दुष्चक्र, यहाँ पर विसर्ग के बाद चा आ रहा है, इसलिए बड़ा सा का रूप धारण कर रहा है और दुष्चक्र के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। धनुधन टंकार बराबर धनुष टंकार, यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद टा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर षटकोण वाला सा हो जाएगा। नियम आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद आप देखिए मनः धन ताप बराबर मनस्ताप, यहाँ पर भी देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद ता आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? ता आ रहा है, तो यहाँ पर परिवर्तित होकर के छोटा सा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मनस्ताप। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, हरि धन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र, यहाँ पर भी विसर्ग के बाद चा आने के कारण यहाँ पर परिवर्तित होकर बड़ा सा हो रहा है और हरिश्चंद्र का रूप धारण ये कर ले रहा है। अगला नियम हम देखते हैं, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है? विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। अब नियम नंबर 2 में आपको यह बताया जाएगा कि किस स्थिति में विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वो विसर्ग के रूप में ही रह जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये नियम। देखिए विसर्ग के बाद अगर तीनों शा और सा, अर्थात बड़ा सा, षटकोण वाला सा और छोटा सा, कोई व्यंजन आए, ये इनमें से कोई आए, तो क्या होता है? विसर्ग हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है? अगर बड़ा सा आया तो बड़ा सा बनेगा, षटकोण वाला सा आया तो षटकोण वाला सा रहेगा, नहीं तो छोटा सा है तो छोटा सा के रूप में ही आपको मिलेगा। अगर आप चाहें तो विसर्ग के बाद विसर्ग ही लिख सकते हैं, नहीं तो प्रयोग होगा तो बड़ा सा अगर आया है तो बड़ा सा के रूप में, षटकोण वाला सा आया है तो षटकोण वाले सा के रूप में, और छोटा सा अगर आया तो छोटे सा के रूप में। आप उदाहरण के माध्यम से समझिए तो ज्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, दुधन शासन बराबर दुशासन। यहाँ पर क्या है? विसर्ग के बाद क्या हो रहा है? शा आ रहा है। आपको मैंने नियम में बताया कि अगर विसर्ग के बाद तीनों शा में से कोई भी आता है तो आप सीधा सीधा विसर्ग सहित लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो एक नियम ये भी है कि जो भी शा आ रहा है उसी शा को हम आधा करके आगे लिख देते हैं। जैसे देखिए दुधन शासन बराबर दुशासन, तो यहां हम क्या कर रहे हैं? विसर्ग सहित लिख दे रहे हैं। अगर विसर्ग सहित नहीं लिखना है तो आप दुशासन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दुशासन। ये देखिए आधा शा करके भी लिख दिया, दुशासन। ठीक, इसी प्रकार से और उदाहरण देखिए तो और आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पर देखिए विसर्ग के बाद छोटा सा आया है तो आप इसको दुस्साह ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? यहां पर नियम के आधार पर क्या किया गया? यहां पर छोटा सा का भी एक रूप लिख दिया गया और दुस्साह हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अगला नियम देखिए, निधन संकोच बराबर निसंकोच। यहां पर विसर्ग के बाद छोटा सा आ रहा, विसर्ग है ये, विसर्ग के बाद छोटा सा आ रहा, तो इसको निसंकोच भी लिखा जा सकता है। निसंकोच मतलब इस प्रकार से जैसे यहां लिखा हुआ है, और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, निसंदेह। निसंदेह है, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नियम में यह बताया गया है कि अगर विसर्ग के बाद तीनों सा में से कोई भी आए तो हम क्या करते हैं? उसको विसर्ग के रूप में विसर्ग लिखा जा सकता है। अगर हम विसर्ग के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं? जो भी शा आएगा, चाहे बड़ा सा आए, षटकोण वाला सा आए या छोटा सा आए, तो उसको हम आधा करके वहां पर विसर्ग के स्थान पर प्रयोग कर देते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? आगे चलते हैं, आइए देखते हैं अगला उदाहरण देखते हैं। निधन संतान। देखिए निधन संतान, निसंतान, आप इसको निसंतान भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, निह संतान
और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नियम आपको बता दिया गया है। इसी प्रकार से आप देखिए दुधन साहस बराबर दुस्साहस, आप दुस्साहस ये प्लस हटा करके भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। निधन संग बराबर निसंग, ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक, अगला नियम इसी में देखिए, विसर्ग के बाद यदि क ख या प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर विसर्ग के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि विसर्ग विसर्ग के रूप में ही लिख दिया जाता है। यहां पर उदाहरण देखिए, विसर्ग के बाद यहां पर क रहा, ये विसर्ग है, उसके बाद क है, तो क्या हो रहा है, रजह, रजह धन कण बराबर रजह कण, यहां हो गया अंतः धन करण बराबर अंतः करण, पयः धन पान बराबर पयः पान, प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल। तो यहां सभी उदाहरणों में देखिए आप क्या हो रहा है, ये विसर्ग है ना, विसर्ग के बाद अगर आप बताया गया नियम में क या प फ, क ख या प फ आए तो क्या होता है, विसर्ग के साथ ही हम लिखते हैं, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग ही लिखा जाता है। आइए अगला नियम देखते हैं। लेकिन यदि विसर्ग के पहले ई उ स्वर हो तो विसर्ग का श हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर विसर्ग के पहले, जैसे यहां पर देखिए निधन कपट है, तो नी में क्या है, ई की मात्रा छिपी हुई है, इसके बाद विसर्ग है, तो मतलब विसर्ग के पहले क्या है, ई है। अगर ई आती है तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है षटकोण वाला श, अर्थात मूर्धन्य श हो जाएगा। कह रहा है विसर्ग के पहले अगर ई या उ आए तो विसर्ग का श हो जाता है, विसर्ग का श हो जाता है। इसीलिए यहां पर इस नियम के अनुसार विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले ई की मात्रा आने के कारण निधन कपट बराबर निष्कपट हो गया, निष्कपट। यहां पर देखिए ये क्या है, मूर्धन्य श बीच में आ रहा है, ये है ना मूर्धन्य श। अगला देखिए उदाहरण, निधन पाप बराबर निष्पाप, निधन पाप बराबर निष्पाप। यहां पर भी वही नियम लागू हो रहा है, यहां पर भी विसर्ग के पहले ई की मात्रा लगी हुई है, ई है, और विसर्ग के बाद देखिए प आ रहा है, इसके बाद के मायने नहीं रखता क्या आ रहा है, लेकिन विसर्ग के पहले यहां पर क्या है, स्वर है, स्वर में कौन सा कहा गया है, ई और उ, तो क्या हो जाता है, श हो जाता है। तो यहां पर भी परिवर्तित होकर के निधन पाप बराबर निष्पाप हो गया। इसी प्रकार से उदाहरण देखिए, दुहधन कर बराबर दुष्कर, निधन फल बराबर निष्फल। ठीक, आइए और उदाहरण देखते हैं। चतुर्धन पाद बराबर चतुष्पाद, दुहधन कर्म बराबर दुष्कर्म, निधन कलंक बराबर निष्कलंक। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अगर विसर्ग के पहले ई या उ आए, ई या उ आए तो क्या हो जाता है, श हो जाता है। उदाहरणों के माध्यम से भी आपको मैंने समझा दिया है। आइए नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3 में क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि विसर्ग का रा के रूप में परिवर्तन, विसर्ग के पहले ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़ करके, आ और आ को छोड़ दीजिए, इसके अतिरिक्त कोई भी स्वर विसर्ग के पहले और कोई भी स्वर आए, सिर्फ आ और आ ना आए, अर्थात छोटा और बड़ा ना आए। इसके बाद क्या हो, इसके बाद में किसी भी वर्ग का, चाहे वो क वर्ग हो, चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, ता वर्ग हो या पा वर्ग हो, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड आए, या की जो अंतस्थ व्यंजन है आपके या, र, ल, व, ह, इसके ह क्या है, उष्म है, या, र, ल, व, ह ये आए, या कि कोई स्वर आए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगी चीजें। देखिए उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण देखिए, दुहधन उपयोग बराबर दुरुपयोग। यहां विसर्ग के पहले क्या है, उ है, ना कि आ या आ। आ या आ को बोला गया है कि छोड़ करके, विसर्ग के पहले यहां पर क्या हो रहा है, उ हो रहा है। अब ये विसर्ग है, इसके बाद क्या आ रहा है, उ आ रहा है, तो ये क्या है, स्वर है। उस नियम में क्या कहा गया था कि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, का वर्ग हो, चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, ता वर्ग हो या पा वर्ग हो, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग अगर आता है, वर्ण आता है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, तो क्या हो जाता है, विसर्ग का रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए विसर्ग के बाद उ आ रहा है, स्वर आ रहा है, इसलिए परिवर्तित होकर के रा का, विसर्ग परिवर्तित होकर के रा का रूप धारण कर ले रहा है। तो यहाँ दुहधन उपयोग बराबर दुरुपयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से दुहधन गुण बराबर दुर्गुण,
नि धन मल बराबर निर्मल। इसमें देखिए निर्मल, नि या विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, म आ रहा है। तो ये पा वर्ग क्या कौन सा है, पांचवा वर्ण है, पा वर्ग का ये पांचवा वर्ण है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये विसर्ग परिवर्तित होकर के रेफ के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, आधे रा के रूप में परिवर्तित होकर ऊपर लग जा रहा है। इसलिए यहां पर क्या हुआ, विसर्ग परिवर्तित होकर के रा का रूप धारण कर लिया, रेफ का रूप धारण कर लिया। अगला देखिए उदाहरण देखिए, निधन आहार बराबर निराहार। यहां पर क्या हो रहा है, विसर्ग के बाद स्वर आ रहा है, स्वर में आ रहा है, प्रतिबंधित कहां है, आ विसर्ग के पहले प्रतिबंधित है। अगर विसर्ग के पहले आए तब ये गलत है, बाद में आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जा रहा है, ये विसर्ग परिवर्तित होकर के, विसर्ग परिवर्तित होकर के क्या हो गया, विसर्ग परिवर्तित होकर के यहां पर रा का रूप धारण कर लिया और ये हो गया निराहार। इसी प्रकार से अगला देखिए उदाहरण देखिए, निधन उपमा बराबर निरुपमा। यहां पर भी विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, उ आ रहा है, स्वर आ रहा है, इसलिए यहां पर विसर्ग परिवर्तित होकर के रा का रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार से यहां देखिए, निधन उत्साह बराबर निरुत्साह। ठीक, इसमें भी वही नियम लागू होगा। आगे देखिए, जहां पर परिवर्तित नियम रहेगा मैं बताऊंगा। निधन विघ्न बराबर निर्विघ्न। यहां पर आपको ध्यान देना है, विसर्ग के बाद क्या है, या रा ला वा बोला गया था, तो यहां पर क्या हो रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, वा आ रहा है। ये अंतस्थ व्यंजन का या रा ला वा आ रहा है, तो इसलिए यहां पर ये क्या हो रहा है, यहां विसर्ग परिवर्तित होकर के रेफ का रूप धारण कर ले रहा है, और इस प्रकार से निधन विघ्न बराबर निर्विघ्न हो गया। अगला देखिए, इसमें भी वही नियम है, यहां पर भी विसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन का ल आ रहा है, या र ल आ रहा है, और ये विसर्ग क्या हुआ, रेफ का रूप धारण कर लिया, रेफ के रूप में परिवर्तित हो गया। यहां पर देखिए, निधन भय बराबर निर्भय। ये कौन सा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है, किस वर्ग का, प फ ब भ। तो ये क्या है, पा वर्ग का चौथा वर्ण है, इसलिए यहां पर रेफ के रूप में परिवर्तित हो गया। विसर्ग क्या हुआ, परिवर्तित होकर रेफ का रूप धारण कर लिया। अगला देखिए, निधन गुण बराबर निर्गुण। ये आपको नियम बता चुका हूं। दुधन आचार बराबर दुराचार, ये भी आपको बताया गया है। निधन यात बराबर निर्यात, ये भी देख लीजिए, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, या आ रहा है, और आपको मैंने बताया था कि या रा ला वा ह अगर आता है तो विसर्ग क्या होगा, रा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, रेफ का रूप धारण कर लेता है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, विसर्ग के बाद या आने के कारण निर्यात रा का रूप धारण कर लिया और आधा रेफ के रूप में ऊपर लग गया। इसी प्रकार से देखिए, निह धन जन बराबर निर्जन। निह ये है, ये विसर्ग है, इसके बाद ज आ रहा है, ज कौन सा वर्ण है, च छ ज, तीसरा है, तीसरा पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा बोला गया है ना, तो यहाँ पर तीसरा आ रहा है, इसलिए ये परिवर्तित होकर के यहाँ पर विसर्ग परिवर्तित होकर के रेफ का रूप धारण किया और यहाँ रेफ के रूप में लगा दिया गया। अगला देखिए, निधन आशीष बराबर निधन आमिष, सॉरी निधन आमिष बराबर निरामिष। ठीक, निधन आमिष बराबर निरामिष। यहां पर भी क्या है, विसर्ग के बाद आ आने के कारण यहां पर विसर्ग क्या हुआ, रा के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से निधन आशा बराबर निराशा, निधन अर्थक बराबर निरर्थक, दुधन बल बराबर दुर्बल। वही धन मुख बराबर बहिर्मुख, दुधन आशा दुराशा, पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, निधन बल बराबर निर्बल। आपको नियम बता दिए गए, उन्हीं नियमों के आधार पर ही ये सारे उदाहरण हैं, देख लीजिए। दुधन वासना वाला दुर्वासना, यहां पर विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, वा आ रहा है अंतस्थ व्यंजन का, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है वो रा का रूप धारण कर लेगा, रेफ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और दुधन वासना बराबर दुर्वासना हो जाएगा। निधन धन बराबर निर्धन, दुधन जन बराबर दुर्जन। ठीक, आइए नियम नंबर 4 देखते हैं। नियम नंबर 4 में देखते हैं क्या कहा गया है। नियम नंबर 4 में कहा जा रहा है कि आ विसर्ग के स्थान पर, आ और किसके, विसर्ग के स्थान पर ओ का होना, अर्थात इन दोनों के स्थान पर ओ का रूप परिवर्तित होके हो जाना, विसर्ग का रूप परिवर्तित होके ओ का हो जाना। तो देखिए नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले आ हो, अगर विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो, और वर्गों के प्रथम द्वितीय छोड़ करके, वर्गों के प्रथम द्वितीय छोड़ दीजिए, मतलब तीसरा चौथा और पांचवा अगर ये हो, और साथ ही में क्या हो, या र ल व और हा हो, तो क्या हो जाएगा, आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। अगर ये स्थिति आती है तो आ और जो विसर्ग रहेगा, जो विसर्ग रहेगा उसके स्थान पर ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक, आइए उदाहरण देखिए, तब समझ में आएगा नियम। देखिए, मानाधन योग बराबर मनोयोग। यहां पर क्या है, विसर्ग के पहले आ है,
मनः ना में आ छिपा हुआ है ना। इसके बाद क्या है, या है। आपको बताया गया या रा ला वा ह, अगर ये आते हैं तो परिवर्तित होकर के विसर्ग क्या होगा, परिवर्तित होकर के ओ का रूप धारण कर लेगा। तो यहाँ ओ हो गया और ये बन गया मनः धन योग बराबर मनोयोग। अब तो समझ में आया होगा, उदाहरण ही देखेंगे तभी समझ में आएगा। आइए देखिए अगला उदाहरण देखिए, ये है तमह धन गुण बराबर तमो गुण। इसमें भी देखिए विसर्ग के पहले आ है, माँ में आ छिपा हुआ है, माँ में आ है। इसी प्रकार से इसके बाद देखिए ग आ रहा है। तो कहा गया था किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा को छोड़कर, मतलब तीसरा और चौथा पांचवा अगर आए, तो यहाँ पर आ रहा है तीसरा वर्ण। किसी भी वर्ग, तो ये कौन से वर्ग का है, का वर्ग का ग तीसरा वर्ण है। तो ये परिवर्तित होकर के विसर्ग क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ओ। ठीक, तो यहाँ हो गया तमह धन गुण बराबर तमो गुण। इसी प्रकार से और उदाहरण देखिए, वयः धन वृद्ध बराबर वयो वृद्ध। यहाँ पर भी विसर्ग के पहले आ है, या में आ छिपा हुआ है और उसके बाद वा आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर विसर्ग क्या हुआ, ओ के रूप में परिवर्तित हो गया और हो गया वयो वृद्ध। और उदाहरण देखिए, मना धन विकार बराबर मनोविकार, मना धन रथ बराबर मनोरथ। इसमें भी आपको बताया गया था कि विसर्ग के बाद अगर या रा ला वा आते हैं और विसर्ग के पहले आ हो तो स्थिति क्या होती है, विसर्ग क्या होता है, ओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर ओ के रूप में परिवर्तित होकर मनोरथ हो जा रहा है। मना धन बल बराबर मनोबल। यहाँ पर भी विसर्ग के बाद बा कौन सा है, देखिए पा फ ब तीसरा वर्ण है। दूसरा और पहला और दूसरा को छोड़कर अगर आते हैं तब क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, ओ के रूप में परिवर्तित होता है। तो यहाँ तीसरा है, यहाँ पर क्या है, ये तीसरा है, इसलिए ये ओ के रूप में परिवर्तित हो गया और मना धन बल बराबर मनोबल हो गया। अगला उदाहरण देखिए, मना धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर विसर्ग के बाद आ रहा है, स्वर आ रहा है, इसलिए और इसके पहले क्या है, विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के पहले आ है, देखिए ना में आ छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मनोनुकूल हो गया। अधः धन गति बराबर अधोगत, अधः धन पतन बराबर अधोपतन, यशः धन बराबर यशोदा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पेपर में पूछता है और आप लोग गलत करके आते हैं। यशः धन दा बराबर यशोदा। इसी प्रकार से मना धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। इसमें भी विसर्ग के पहले आ ना में छिपा हुआ है और बाद में वा आ रहा है, विज्ञान में वा है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग परिवर्तित होकर के ओ हो गया और हो गया मनोविज्ञान। मना धन विनोद बराबर मनोविनोद। यहाँ पर भी वही है, वही नियम लागू होगा। तपः धन वन बराबर तपोवन, तेजः धन राशि बराबर तेजः रास, तेजो रास। मना धन हर बराबर मनोहर। ठीक, यहाँ पर आपको नियम ये ध्यान रखना होगा कि विसर्ग के पहले आपको आ है और बाद में ह है, और आपको नियम में बताया गया है या रा ला वा ह। ये अगर ह आता है, विसर्ग के बाद अगर ह आता है तो विसर्ग क्या होता है, ओ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ पर विसर्ग क्या हुआ, ओ के रूप में परिवर्तित हो गया और हो गया मनोहर। इसी प्रकार से तपः धन बल बराबर तपोबल। ठीक, रजः धन गुण बराबर रजोगुण, पयः धन द बराबर पयोध। और देखिए उदाहरण, मना धन रंजन बराबर मनोरंजन, अधः धन भाग बराबर अधोभाग, मना धन कामना बराबर मनोकामना। आइए नियम नंबर 5 देखते हैं। नियम नंबर 5 में क्या कहा गया है, इसमें कहा जा रहा है कि विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है, अर्थात विसर्ग के जो पहले स्वर होगा वो दीर्घ स्वर के रूप में बदल जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाता है। आइए इस नियम को देखते हैं। इस नियम में ये कहा जा रहा है, यदि विसर्ग के आगे अगर विसर्ग के बाद क्या होता है, रा व्यंजन होता है, रा हो तो क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का जो भी ह्रस्व स्वर होगा, वो जो ह्रस्व स्वर होगा वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान दीजिए फिर से नियम को, विसर्ग के अगर बाद में रा हो और उसके पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसका ये लोप हो जाएगा और ये जो होगा
जो पहले ह्रस्व स्वर है ये दीर्घ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगर ये ई है तो बड़ी ई के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। आइए उदाहरण से देखिए, उदाहरणों के माध्यम से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे देखिए निह धन रोग बराबर निरोग है, यहाँ पर विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। आपको नियम में बताया गया कि विसर्ग के पहले अगर ह्रस्व है तो वो दीर्घ हो जाएगा, और अगर विसर्ग के बाद र आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग हट जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर ये नियम लागू हो रहा है। निह धन रोग बराबर निरोग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो छोटी नी थी यहाँ बड़ी नी के रूप में परिवर्तित हो गई, अर्थात बड़ी ई का रूप धारण कर लिया, और जो विसर्ग था वो हट गया और यहाँ पर हो गया नी रोग। निह रोग का नी रोग। ठीक इसी प्रकार से निह धन रज बराबर यहाँ पर क्या हो गया, नीरज। यहाँ पर भी क्या है, विसर्ग के पहले ह्रस्व है, ह्रस्व ई की मात्रा है, इसके बाद विसर्ग के बाद रा लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हुआ, विसर्ग के पहले होने के कारण ये बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर विसर्ग के बाद रा होने के कारण ये विसर्ग हट जाएगा और ये हो जाएगा निह धन रज बराबर नीरज। इसी प्रकार से निह धन रस बराबर नीरस, इसी प्रकार निह धन रव बराबर नीरव। ठीक, इन सभी में आप ध्यान दीजिए, इन सभी में आपको बताया गया है कि विसर्ग के पहले अगर छोटा अर्थात कोई भी छोटा स्वर आता है, ह्रस्व स्वर आता है, और उसके बाद विसर्ग के बाद रा आता है, तो क्या होता है, यहाँ जो ये ह्रस्व होगा ये दीर्घ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और ये विसर्ग के बाद रा होने के कारण ये विसर्ग हट जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर निह धन रव बराबर नीरव, ये हो गया नी जो है बड़ी नी के रूप में परिवर्तित हो गई, और ये विसर्ग हट गया और ये हो गया नीरव। ठीक, इसी में नियम नंबर 2 देखिए, इसमें क्या कहा गया है, यदि विसर्ग के पहले, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के पहले आ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक, यहां कहा जा रहा है कि विसर्ग के पहले चाहे वो छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ठीक, और बाद में कोई भिन्न स्वर आए, और बाद में क्या है, इसके अलग, इनसे अलग कोई भी स्वर आ जाए तो वहां पर क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। इसलिए यहां पर यह नियम लागू हो रहा है। अतः धन एव बराबर विसर्ग के पहले क्या है, आ रहा है, अतः में ता में आ छिपा हुआ है, इसके बाद आ और आ से अलग क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ये तो एकदम अलग है आ और आ से। ठीक, तो यहाँ क्या हुआ, ये विसर्ग हट गया, अब होगा अतः धन एव बराबर अत एव। ठीक, इसमें नियम नंबर 3 देखिए, नियम नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है, जैसे नमाधनकार बराबर नमस्कार। देखिए नमाधनकार बराबर नमस्कार, यहाँ पर जो नमः में विसर्ग है वो क्या किया गया, यहाँ पर विसर्ग सा का रूप, छोटे स का रूप धारण कर लिया। भा धन कर बराबर भास्कर, भा धन कर बराबर भास्कर, पुरः धन कारवा पुरस्कार। ठीक, इन अगर नियमों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे विसर्ग संधि गलती नहीं होगी। और एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी विसर्ग संधि का विच्छेद करिए तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर उसमें विसर्ग आ रहा है तो आप आंख मूंद करके लगाइए ना कि ये विसर्ग संधि है। अगर कहीं भी संधि विच्छेद करने के बाद आपको लगे कि इसमें विसर्ग लग रहा है तो आप ये मान लेना कि ये विसर्ग संधि है और उसको विसर्ग संधि लगा के आना, आपका गलत नहीं होगा, आपका सही होगा। इसलिए आप लोग ध्यान से चीजों को पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर से पढ़िए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के बीच में शेयर करें